हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेस क्लास। बच्चों आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो इस चैप्टर में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, क्या क्या टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में? फर्स्ट ऑब्वियसली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सेकेंड टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कितने टाइप के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जैसे एल्गी, वायरस, प्रोटोजोआस, बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। नेक्स्ट प्रिजर्वेशन ऑफ फूड को डिस्कस करेंगे और लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट मेथड ऑफ फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। The world around us is full of variety of organisms, ठीक है। अब हमारा जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है, उसमें बहुत सारी अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, राइट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। देर आर प्लांट्स, एनिमल्स, ट्रीज एंड सो ऑन। प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ट्रीज भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। दे वेरी इन देयर साइज, शेप एंड हैबिटेट। वो अपने साइज में, शेप में और हैबिटेट में सभी में अलग अलग होते हैं एक दूसरे से, राइट। सम आर वेरी लार्ज लाइक एलिफेंट, द banyan tree and the blue whale, while some are very small and cannot be seen with the naked eyes, ठीक है। कुछ बहुत लार्ज होते हैं, बहुत बड़े होते हैं, जैसे एलिफेंट, banyan tree, ब्लू व्हेल, ठीक है। और वहीं दूसरी तरफ कुछ बहुत छोटे होते हैं जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, नॉर्मली नहीं देख सकते हैं। They are found all around us in the air, water, soil, deserts, polar ice caps, hot springs and inside the body of plants and animals, ठीक है। अब वो हमारे आसपास हर जगह पाए जाते हैं, एयर में, वाटर में, सॉइल में, डेजर्ट में, पोलर आइस कैप्स पर, हॉट स्प्रिंग्स में और इनसाइड द प्लांट्स ऑफ बॉडी, जो प्लांट्स की बॉडी है उसमें और एनिमल्स में भी, राइट। दे can you name some organisms that grow in our body and not be seen with naked eyes? क्या आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स के नेम बता सकते हैं जो हमारी बॉडी में ग्रो करते हैं और जिनको हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते, ठीक है। अब एक्टिविटी फर्स्ट आपको यहाँ दी है। एम क्या बताया है? टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। हमारा एम है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। मटेरियल्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है हमें? ए माइक्रोस्कोप, बी स्लाइड्स, थर्ड ए आपको बताया है कि एक माइक्रोस्कोप चाहिए, स्लाइड चाहिए, पॉन्ड वाटर चाहिए, मॉस्ट सॉइल चाहिए, बीकर वाटर, ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, ठीक है। अब इसका प्रोसीजर क्या है? फर्स्ट कलेक्ट सम मोस्ट सॉइल एंड पुट इट इनटू अ बीकर। कुछ मोस्ट सॉइल, नमी वाली सॉइल को कलेक्ट करेंगे, उसको बीकर में रखेंगे आप, ठीक है। ऐड सम वाटर टू इट एंड मिक्स उसमें कुछ वाटर ऐड करेंगे, उसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम, कुछ टाइम तक उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे बिना डिस्टर्ब करे। नेक्स्ट व्हेन द सॉइल हैज सेटल्ड डाउन टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर। जब हमारी सॉइल सेटल डाउन हो जाएगी तो आपको वाटर की कुछ ड्रॉप लेनी है। पुट दिस ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन अ ग्लास साइड एंड एग्जामाइन अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप। अब वाटर की कुछ ड्रॉप्स आपको उस ग्लास के इनसाइड डालनी है और एग्जामाइन करनी है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। नाउ पुट अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर ऑन द ग्लास स्लाइड्स एंड एग्जामाइन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब फिर से एक ग्लास की स्लाइड पर आपको पॉन्ड वाटर डालना है और उसको एग्जामाइन करना है माइक्रोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है हमारी? टाइनी ऑर्गेनिजम्स आर सीन फ्लोटिंग इन द वाटर ड्रॉप। आप देखेंगे वाटर ड्रॉप में बहुत छोटे छोटे से ऑर्गेनिजम्स फ्लोट कर रहे होंगे। इनफ्रेंस क्या बताया है? टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव इन वाटर एंड सॉइल। टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे वाटर एंड सॉइल दोनों जगह पर रहते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। The activity first shows that water and soil are full of small organisms, ठीक है। एक्टिविटी फर्स्ट ने हमें बताया कि जो वाटर और सॉइल है इनमें बहुत सारी अमाउंट में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। दीज ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, ठीक है। और ये ऑर्गेनिज्म इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हम इनको नॉर्मल ही ऐसे ही बिना किसी हेल्प के नहीं देख सकते हैं, ठीक है। Some of them can be seen with a magnifying glass while other can only
be seen with the help of microscope. कुछ को हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से देख सकते हैं, बट कुछ इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उनको हम बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प के नहीं देख सकते. ठीक है. Such small organisms that can only be seen through a microscope are called microorganisms or microbes. अब इतने छोटे छोटे ये जो organisms होते हैं इनको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो एंड थ्राइव इन एनी काइंड ऑफ एनवायरनमेंट. ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं और बड़े हो सकते हैं. ठीक है. They are found in hottest of deserts and in the coolest icy polar regions, hot water springs, even in volcanic eruptions, in salt water as low as the sea floor, marshland and even inside our body. ठीक है. अब ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं? हॉटेस्ट डेजर्ट जो होते हैं हमारे वहाँ भी पाए जाते हैं. सबसे ज़्यादा ठंडे जो पोलर आइस कैप्स होते हैं वहाँ पर भी पाए जाते हैं. हॉट वाटर स्प्रिंग्स में भी पाए जाते हैं. वॉल्केनिक इरप्शन में भी होते हैं. सॉल्ट वाटर जो होता है हमारा सी का, ठीक है, सी फ्लोर जो होता है वहाँ भी होते हैं. मार्शलैंड जो होते हैं दलदली क्षेत्र वहाँ पर भी होते हैं और इवन हमारी बॉडी में भी होते हैं. ठीक है. सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एक्सिस्ट फ्रीली. ठीक है. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पर ग्रो करते हैं, बाकी कुछ जो हैं वो खुद से फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, उनको किसी की नीड नहीं होती. सम ऑफ दैम लाइक अमीबा कैन लिव अलोन. जैसे उनमें से एक है अमीबा, वो अलोन रह सकता है. वाइल सम लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया में लिव इन कॉलोनीज. दूसरी तरफ जो फंगी और बैक्टीरिया होते हैं ये कॉलोनीज में रहते हैं. ठीक है. अलग अलग जगह पर डिपेंड करते हैं, बेसिकली दूसरे पर डिपेंड करते हैं. मैनी ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स माइक्रोब्स आर यूजफुल टू अस इन one way or the other, while many are harmful because they cause various diseases. ठीक है. अब इनमें से कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो यूजफुल होते हैं एक तरीके से या फिर अलग तरीके से भी, और इनमें से कुछ हमारे लिए हार्मफुल भी होते हैं. ठीक है. क्योंकि वो अलग अलग तरह के डिसीज़ को पैदा करते हैं, डिसीज़ का कारण होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. टाइप्स बताए हैं आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए. देयर आर 5 मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. 5 मेजर ग्रुप होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के. ठीक है. फर्स्ट इज एल्गी, सेकंड बैक्टीरिया, थर्ड वायरसेस, फोर्थ फंगी एंड फिफ्थ प्रोटोजोआन्स. ठीक है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एल्गी. ठीक है. एल्गी आर सिंपल प्लांट्स दैट हैव नो रूट्स, स्टैम्स और लीव्स. ठीक है. एल्गी जो है वो हमारे बहुत सिंपल प्लांट्स होते हैं जिनमें ना तो हमारी रूट होती है, ना स्टैम्स होती है, ना ही लीव्स होती हैं. द लार्ज एल्गी द एल्गी आर क्लासिफाइड इन द प्लांट्स किंगडम बिकॉज दे हैव सर्वल प्लांट लाइक प्रॉपर्टीज. ठीक है. एल्गी को हमने क्लासिफाइड क्यों करा है प्लांट्स किंगडम में? क्योंकि इसमें बहुत सारी प्लांट्स की जैसी प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. Like other plants, the algae have cells, cell walls and chloroplast. अलग plants की तरह algae में cell walls होती हैं और chloroplast भी होता है. The size of algae ranges from 1 micron to several meters in length. ठीक, length. अब जो साइज होता है algae का वो 1 माइक्रोन से लेकर काफ़ी लंबा हो जाता है, कई मीटर तक भी हो जाता है. ठीक है. They are found in different shapes और ये अलग अलग shapes में पाए जाते हैं. ठीक है. Next occurrence. Algae are found on the surface of stagnant water such as in pool or lakes. ठीक है. Algae हमारा जो इकट्ठा पानी रहता है, लंबे टाइम तक रुका हुआ पानी जो रहता है उसमें उसके सरफेस पर पाया जाता है, जैसे pools और lakes में. ठीक है. They also develop in water tanks which are not properly clean and the interior which रिसीव सनलाइट. ठीक है. और साथ ही साथ ये वाटर टैंक में भी डेवलप हो जाते हैं अगर उनको अच्छे से क्लीन नहीं किया जा रहा है, उनका जो इंटीरियर एरिया है अच्छे से क्लीन नहीं हो रहा है और वहाँ पर सनलाइट रिसीव हो रही है तो वहाँ ये ग्रो कर जाते हैं. ठीक है. दे कैन बी सीन ऑन द सरफेस ऑफ वेट सॉइल और barks of branches of trees, rocks or walls exposed to moisture continuously for a long time. अब ये कहीं भी किसी भी जगह पर जो वेट सरफेस होता है, ठीक है, वेट सॉइल की सरफेस हो गया, ठीक है, वेट ब्रांचेस हो गए ट्री की,
रॉक्स हो गए, रॉक्स की वॉल, यानी कि जहाँ पर कॉन्टिन्यू उन्हें मॉइस्चर मिल रहा है लंबे टाइम से, वहाँ पर ये ग्रो कर जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड ऑन द बॉडीज ऑफ एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, और ये हमें एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी तक पर भी पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, मेजर ग्रुप्स। एल्गी कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स विच हैव देम देयर कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स। ठीक है, एल्गी के जो है अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से इनमें डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कलर्स की। ठीक है, बेस्ड ऑन द नेचर द पिगमेंट प्रेजेंट। ठीक है, अब नेचर के ही बेस्ड पर पिगमेंट जो है इनमें प्रेजेंट होता है। दे मे बी क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स, और इनका जो पिगमेंट है उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं 4 ग्रुप में, जैसे रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, ब्लू एल्गी एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी। ठीक है, यहाँ पर आपको कलर बताए हैं कौन कौन से कलर में इनको क्लासिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, नाउ वी विल रीड अबाउट रेड एल्गी। Indeed, the name of Red Sea has got its name because of the presence of a large number of red algae in it. ठीक है, अब यहाँ पर आपको बताया इंडीड जो रेड सी है उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेड एल्गी पाया गया, इसलिए इसका नाम वहाँ पर क्या रखा गया, रेड एल्गी। ओके, अगर यूज्ड इन द लैबोरेटरीज फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया इज ऑब्टेन फ्रॉम अ टाइप ऑफ रेड एल्गी। ठीक है, अगर का यूज़ किया जाता है लेबोरेटरीज में बैक्टीरियाज को ग्रो करने के लिए, सो दैट वो रेड एल्गी को ऑब्टेन कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है, अनदर सब्सटेंस कॉल्ड चाइना ग्रास इज मेड फ्रॉम अ डिफरेंट काइंड ऑफ एल्गी। ठीक है, अनदर सब्सटेंस जिसको चाइना ग्रास कहते हैं वो किससे बना होता है, रेड एल्गी से बनता है। ठीक है, यहाँ पर आपको शो भी किया है। Okay, now we will read about brown algae. These includes large algae, some are over 60 मीटर लॉन्ग। इसमें large algae होते हैं और उनमें से कुछ 60 मीटर तक लॉन्ग भी होते हैं। Most brown algae live in seas. ज़्यादातर brown algae हमारे सी में रहते हैं। ठीक है, केपल इज आ सीवीड दैट इज अ ब्राउन एल्गी। ठीक है, केपल एक सीवीड होता है जो कि ब्राउन एल्गी है। Most brown algae are multicellular and live in the ocean near the coast. जो मोस्टली हमारे ब्राउन एल्गीज होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं और ओशंस में रहते हैं नियर कोस्ट के आसपास। ठीक है, तटों के आसपास। लैमिनेरिया इज अ लार्ज कैल्प दैट ग्रो अलोंग द कोस्ट ऑफ ओशंस। लैमिनेरिया एक बहुत लार्ज कैल्प होता है जो ग्रो करता है कोस्ट एरिया में, ओशन के आसपास। ठीक है, ओशन में, कोस्ट एरिया के आसपास बेसिकली। नेक्स्ट, ब्लू ग्रीन एल्गी। दीज एल्गीज आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू द बैक्टीरिया देन टू द अदर एल्गी। अब ये जो एल्गी हैं हमारे ज़्यादातर क्लोज रहते हैं किसके, बैक्टीरियाज के और अदर एल्गीज के, ये वाला एल्गी। ठीक है, दीज आर सिंगल सेल्ड, ये सिंगल सेल्ड होते हैं। दीज आर माइक्रोस्कोपिक बट कैन बी सीन एज ब्लूम्स ऑन लेक्स। ये भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं बट इनको जब ये ब्लूम करते हैं लेक में इनको हम देख सकते हैं। ठीक है, जब भी खिलते हैं बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट, ग्रीन एल्गी। दिस इज ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी आर अ ग्रुप दैट कॉमनली कॉज स्कम्स ऑन पॉन्ड्स। ठीक है, ग्रीन एल्गी एक ग्रुप होता है जो कि नॉर्मली हमें कहाँ पर पाया जाता है, स्कम्स पर पॉन्ड के। ठीक है, अ कॉमन ग्रीन एल्गी फाउंड इन पॉन्ड्स एंड स्ट्रीम्स इज स्प्रोग्रिया। ठीक है, एक जो कॉमन ग्रीन एल्गी होता है वो पॉन्ड में पाया जाता है और उसकी स्टैम्स जो होती हैं उनको हम कहते हैं स्पिरोग्रा। ठीक है, इट इज़ मल्टी सेल्यूलर एल्गी, इसमें बहुत सारी सेल्स होती हैं, दैट्स वाई ये मल्टी सेल्यूलर होता है। इट कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ सेल्स अरेंज्ड एंड टू एंड दैट फॉर्म फिलामेंट्स। ठीक है, अब इसमें बहुत सारी लॉन्ग स्ट्रैंड्स जो है जुड़ी होती हैं एक दूसरे के एंड से और फॉर्म करती हैं एक फिलामेंट को। These filaments often become dense matte in ponds, और कई बार पॉन्ड में ये फिलामेंट जो है बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा भरे हो जाते हैं। ठीक है, ईच प्लांट इज सराउंडेड बाय रिबन लाइक क्लोरोप्लास्ट। ईच प्लांट के आसपास एक रिबन होता है क्लोरोप्लास्ट का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। बैक्टीरिया जो है हमारा सबसे सिंपल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होता है।
They are found everywhere in the air, water, food and even inside plant and animal bodies. ये सभी जगह पर पाए जाते हैं, हवा में, ठीक है, वाटर में, फूड में और यहाँ तक कि प्लांट के बॉडी के इनसाइड भी, ठीक है. Their size varies from 0.2 to 100 microns. 1 micron is equals to 10 मिलीमीटर, ठीक है. अब यहाँ पर आपको बताया है कि डिफरेंट साइज में होते हैं, 0.2 से 100 माइक्रोन्स तक होते हैं और 1 माइक्रोन्स की वैल्यू आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है. द सेल ऑफ अ बैक्टीरियम की जो सेल है, सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया इज कवर्ड बाय रिजिड सेल वॉल्स, ठीक है. अब जो हमारी बैक्टीरियम की जो सिंगुलर सेल होती है वो कवर्ड होती है अच्छी तरीके से सेल वॉल से. In the center of the cell, some thread-like structures called chromatin lie scattered, ठीक है. अब बीच में, सेल के बीच में एक थ्रेड की तरह स्ट्रक्चर बना होता है जिसको हम कहते हैं क्रोमेटिन लाई, जो कि स्कैटर रहता है, फैला हुआ रहता है, ठीक है. In higher organisms, the chromatin is enclosed within a nuclear membranes to form the nucleus, ठीक है. हायर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारे, जिसमें क्रोमेटिन होती है, वो इनक्लोज हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स में और फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस को. हाउएवर बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस. हालांकि बैक्टीरिया का ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है. द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द न्यूक्लियस इज ऑल्सो एब्सेंट. और जो इनकी जो मेम्ब्रेन्स के आसपास न्यूक्लियस सराउंड होता है वो भी एब्सेंट होता है, ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज अकरेंस. बैक्टीरिया आर फाउंड इन ऑल द प्लेसेस वेयर एवर लाइफ इज पॉसिबल. जहाँ भी लाइफ पॉसिबल है बैक्टीरिया हर जगह पर पाया जाता है. दे आर इन द एयर यू ब्रेथ, द फूड यू ईट एंड द सॉइल अपॉन विच यू वॉक, ठीक है. हर जगह से मतलब हवा में जिससे आप सांस लेते हैं उसमें भी होता है, फूड जो आप ईट करते हैं उसमें भी पाया जाता है, सॉइल जहाँ पर आप वॉक करते हैं वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है. दे आर ऑन ऑलमोस्ट एनीथिंग यू टच. वो हर जगह पर होते हैं जिस भी चीज़ को आप टच करते हैं. अ लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया ऑल्सो अकर इन एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडीज़. और एक बहुत बड़े अमाउंट में बैक्टीरिया जो है एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडीज़ पर भी होते हैं. ऑलमोस्ट ऑल बैक्टीरिया नीड ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर टू लिव. ऑलमोस्ट जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उन सभी को ऑक्सीजन और मॉइस्चर की नीड होती है लिव करने के लिए. बट देयर आर सम बैक्टीरिया विच कैन लिव बोथ इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली कोल्ड एंड हॉट कंडीशंस, ठीक है. लेकिन जो कुछ बैक्टीरिया हैं वो प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी, दोनों में सर्वाइव कर लेते हैं, एक्सट्रीम कोल्ड में भी और हॉट कंडीशंस में भी, ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया. फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स. पहला हमने शेप के बेसिस पे बताया है. अकॉर्डिंग टू देयर शेप्स बैक्टीरिया एंड क्लासिफाइड एज फॉलो. शेप के बेस पर बैक्टीरिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं. ए में क्या बताया है आपको, कॉकी. दीज बैक्टीरिया आर ओवल और स्फेरिकल इन शेप. They are generally non-mobile and the smallest, ठीक है. ये बैक्टीरिया या तो ओवल शेप के होंगे या फिर स्फेरिकल शेप के होंगे, ठीक है. और ये जनरली नॉन मोबाइल होते हैं, छोटे होते हैं, ठीक है. उसके बाद बी आती है आपकी बैक्टीली. दीज बैक्टीरिया आर रॉड शेप. ये बैक्टीरिया हमारे रॉड शेप के होते हैं, यहाँ पर आपको शो किया है, ठीक है. दिस इज द मोस्ट कॉमन शेप ऑफ बैक्टीरिया. एक बहुत ही कॉमन शेप होती है बैक्टीरिया की, ओके. नेक्स्ट आती है आपकी स्प्रिला. दीज बैक्टीरिया आर स्पाइरल शेप. ये बैक्टीरिया आपके स्पाइरल शेप के होते हैं, आपको यहाँ पे भी शो किया है. नेक्स्ट डी विब्रियो. These are incomplete, short and look like comas. ये छोटे होते हैं, कंप्लीट नहीं होते हैं, कोमा की तरह लगते हैं, ठीक है. इमेज में यहाँ पर शो किया है. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन के बेसिस पर हमने क्लासीफाई किया है इनको. ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है. अब न्यूट्रिशन के बेसिस पर बैक्टीरिया को हमने डिवाइड किया है 2 ग्रुप्स में. फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक, सेकेंड इज हेटेरोट्रॉफिक, ठीक है. नाउ फर्स्ट इज ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया. वेरी फ्यू बैक्टीरिया synthesize their own size in the presence light and chlorophyll. बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो लाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंट में अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं,
खुद से बनाते हैं, ठीक है। Heterotroph bacteria, almost all bacteria have no chlorophyll, therefore they depends on ready-made food from other sources, ठीक है। ऑलमोस्ट जो बैक्टीरियाज होते हैं उनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल पर या फिर अलग अलग सोर्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, ठीक है। इन दिस कैटेगरी बैक्टीरिया आर मोस्टली saprophytes drawing nourishment from decaying dead organisms or parasites drawing nourishment from the body of their host, ठीक है। और इस कैटेगरी के जो बैक्टीरिया होते हैं वो ज़्यादातर सैरोफाइट्स होते हैं, यानी कि वो अपने न्यूट्रिशंस कहाँ से लेते हैं, डिकेइंग और डेड ऑर्गेनाइजम से, और पैरासाइट भी होते हैं जो दूसरों की बॉडी से या फिर दूसरों की बॉडी पर होस्ट बनकर वहाँ से नरिशमेंट लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज reproduction. Bacteria reproduce by binary fission, ठीक है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस किसकी वजह से होता है, बाइनरी फिजन की वजह से होता है, दैट इज डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू टू पार्ट, यानी कि जो है सेल का डिवीजन टू पार्ट में होना, ठीक है। मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय बाइनरी फिजन इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में ही मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया बाइनरी फिजन की वजह से प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल Pseudomonas reproduce every 9.5 minutes, while Escherichia coil takes almost 20 minutes to reproduce by binary fission, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पर बताया है जो हमारा पेस्टोडोमन्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं लगभग हर 9.5 मिनट्स में, ठीक है। और दूसरी तरफ एस्केरिया कॉइल होती है वो लगभग 20 मिनट्स लेता है रिप्रोड्यूस करने के लिए बाइनरी फिजन के थ्रू, ठीक है। अ कॉलोनी ऑफ मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इज फॉर्म्ड विद इन अ फ्यू आवर्स, कुछ घंटे में ही एक पूरी कॉलोनी रेडी हो जाती है बैक्टीरिया की। दिस रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया लेड्स टू टफ competition for food, space and other things necessary for their growth, ठीक है। अब ये इतनी रैपिडली बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन होती है, इतनी तेज़ी से बढ़ते हैं ये बैक्टीरिया कि एक दूसरे को ये बहुत टफ कंपटीशन देते हैं फूड से रिगार्डिंग, स्पेस के रिगार्डिंग और अदर थिंग्स जो भी इनकी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होती है। फाइनली इट इज़ द स्ट्रॉन्गर वन विच लिव वाइल द वीक प्रीस, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्गर वन होता है वो वीक प्रीस से आगे बढ़ जाता है, ठीक है। दिस कीप द पॉल्यूशन ऑफ बैक्टीरिया अंडर कंट्रोल, इसी के कारण जो हमारा पॉल्यूशन है वो कंट्रोल में रहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। बैक्टीरिया प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ नेचर एंड इन द ह्यूमन इकोनॉमी एज वेल। बैक्टीरिया जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमी ऑफ नेचर में भी और इकोनॉमी ऑफ ह्यूमन में भी, ठीक है। जैसे फर्स्ट आपको बताया है मेडिसिन्स, एवरी नाउ एंड देन व्हेन यू फॉल इल यू आर गिव सम एंटीबायोटिक टैबलेट्स बाय द डॉक्टर, ठीक है। जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं तो आप एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स लेते हैं डॉक्टर से, राइट। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी, ठीक है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो हमारी केमिकल्स से बनती हैं, ठीक है। और जो ये केमिकल्स किससे आते हैं, हमारे कुछ माइक्रो ऑर्गेनाइजम से, जैसे फंगी एंड बैक्टीरिया, ठीक है। दे आर एक्टिव अगेंस्ट डिसीजेस कॉजिंग ऑर्गेनाइजम्स, ठीक है। अब ये एक्टिव हो जाते हैं फिर से उन डिसीजेस और ऑर्गेनाइजम्स के कारण। एंटीबायोटिक्स such as citrofamicin, oromycin and chloromycetin are extracted from bacteria, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स बताए हैं जैसे स्टेरोफाइमिसिन, ऑरिमाइसिन एंड क्लोरोमाइसिटिन, ये एक्सट्रैक्ट की जाती हैं बैक्टीरिया से। यू ऑल्सो फैमिलियर विद वैक्सीन्स, आप वैक्सीन्स के बारे में भी जानते होंगे, राइट। दे आर एक्चुअली डेड ऑफ वीकेंड माइक्रोब्स विच वैन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी ट्रिगर्ड द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है। अब ये जो हमारी वैक्सीन्स होती हैं ये भी कैसे बनती हैं, जो डेड और वीक माइक्रोब्स होते हैं उनकी हेल्प से उनको इंट्रोड्यूस करा के हमारी बॉडी में ट्रिगर की जाती हैं एंटीबॉडीज में, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 इज एग्रीकल्चर।
We also have learnt in our previous chapter all plants as well as animal require nitrogen. ठीक है, हम अपने पहले वाले चैप्टर में ऑलरेडी जान चुके हैं कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उन सभी को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट होती है, राइट. दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर. वो एयर से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं लेते हैं. सर्टेन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया लाइक एजोटोबैक्टर, Clostridium and Rhizobium can fix the atmospheric nitrogen into nitrate. ठीक है, अब कुछ हमारे सर्टेन नाइट्रोजन होते हैं जो बैक्टीरिया के फिक्स करते हैं, जैसे आपको यहाँ पर उनके नेम बताए हैं, जो फिक्स कर देते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट में. These nitrates can be assimilated by plants. ठीक है, अब ये नाइट्रेट्स को assimilate करते हैं प्लांट्स. ठीक है, बैक्टीरिया ऑल्सो liberate nitrogen trapped in the dead animals and plant bodies. ठीक है, बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, लिबरेट हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं डेड एनिमल्स की बॉडीज में और प्लांट्स की बॉडीज में. ठीक है, नेक्स्ट, रेटिंग ऑफ फाइबर्स. टू ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स देयर स्टेम्स आर कैप्ड सबमर्ज्ड इन वाटर. ठीक है, प्लांट्स को ऑब्टेन करने के लिए जो स्टैम्स हैं वो कैप्ड की जाती हैं वाटर के अंदर. ठीक है, द बैक्टीरिया एक्ट्स अपॉन दीज स्टैम्स एंड सेट फ्री द फाइबर्स. बैक्टीरिया अटैक करता है इन स्टैम्स पर और ये जो फाइबर्स होते हैं उनको फ्री कर देता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज रेटिंग. इस प्रोसेस को हम रेटिंग के नाम से जानते हैं. नंबर 4 इज करिंग ऑफ चीज, टी एंड टबाको. The characteristics, aroma and flavor of cheese, tea and tobacco depend on their extent of fermentation and putrefaction. ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको बताया जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अरोमा की, फ्लेवर की, चीज़ में, टी में या फिर तम्बाकू, वो डिपेंड करती हैं उनके एक्सटेंट फर्मेंटेशन पर कि उनको किस तरीके से फर्मेंट किया गया है, किस तरीके से उनको पुट्रिफिकेशन किया गया है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड करिंग एंड इज कैरिड आउट बाय सम स्पेसीज ऑफ बैक्टीरिया. ये प्रोसेस को हम करिंग कहते हैं और ये कैरी किया जाता है कुछ स्पेशीज बैक्टीरिया की, कुछ स्पीसीज से. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, हार्मफुल बैक्टीरिया. बिसाइड्स यूजफुल बैक्टीरिया देयर आर मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया. ठीक है, अब गुड बैक्टीरियाज के अलावा बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं. मैनी बैक्टीरियाज आर पैथोजेनिक, दे कॉज डिसीजेज इन ह्यूमन्स, प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स. बहुत सारे बैक्टीरियाज पैथोजेनिक होते हैं जो कि डिसीज़ क्रिएट कर देते हैं या फिर डिसीज़ के कॉज होते हैं, कारण होते हैं ह्यूमन्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में. ठीक है, सम ऑफ द मोस्ट ड्रेडेड ऑफ ऑल ह्यूमन डिसीजेज आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. ज़्यादातर जो हमारे ड्रेडेड्स होते हैं सब ह्यूमन्स में वो बैक्टीरिया के कारण होते हैं, जो भी डिसीज़ होते हैं ज़्यादातर. Some of the harmful effects of bacteria are as follow. अब कुछ harmful effect बैक्टीरिया आपको बताए हैं यहाँ पर नीचे. जैसे फर्स्ट, फूड पॉइजनिंग. न्यूमरस बैक्टीरिया आर फाउंड इन द फूड प्रिपरेशंस. बहुत सारे नंबर में जो बैक्टीरिया हैं वो फूड प्रिपरेशन में पाए जाते हैं. सम ऑफ दीज एक्सक्रेट टॉक्सिक सब्सटेंसेज एंड कॉज फूड पॉइजनिंग. ठीक है, उनमें से कुछ जो है टॉक्सिक सब्सटेंसेज को एक्सक्रेट करते हैं और फूड पॉइजनिंग का कारण बनते हैं. दिस इज counteracted by modern methods of canning, refrigeration and freezing. ठीक है, अब ये क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं मॉडर्न मेथड्स का, जैसे कैनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड फ्रीजिंग. ठीक है, ह्यूमन डिसीजेस. मैनी बैक्टीरिया आर पैरासाइट्स विच इन्फेक्ट द ह्यूमन बॉडी एंड कॉज वेरियस डिसीजेस. बहुत सारी बैक्टीरिया जो है वो पैरासाइट होते हैं. ठीक है, वो ह्यूमन बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं और डिफरेंट टाइप के डिसीजेस को बॉर्न कर देते हैं बेसिकली. दिस इंक्लूड टीटनस, ट्यूबरक्लोसिस, डिप्थेरिया, एक्स्ट्रा, लिप्रोसी etc. ठीक है, अब इसमें बहुत सारी आपको बीमारियां बताई हैं यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज वायरसेस. दीज आर सब माइक्रोस्कोपिक एंड कैन ग्रो एंड मल्टीप्लाई इनसाइड अ लिविंग सेल ओनली. ठीक है, अब ये आपको बताया है ये हमारे सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं और ग्रो करते हैं बहुत ही जल्दी से, लेकिन ये लिविंग सेल के इनसाइड ही ग्रो करते हैं. दे डू नॉट शो एनी साइन ऑफ लाइफ आउट अ लिविंग सेल. ये कोई भी साइन शो नहीं करते हैं किसी भी लिविंग सेल के. अगर
अंदर है तो शो नहीं करते हैं ये वहाँ पर. फॉर दिस रीज़न दे आर कॉल्ड आ बायोलॉजिस्ट पजल. इसी रीज़न की वजह से इनको हम बायोलॉजिस्ट पजल भी कहते हैं. दे ग्रो एंड मल्टीप्लाई इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड द ह्यूमन बॉडी. ये ग्रो कर जाते हैं ठीक है, और मल्टीप्लाई कर जाते हैं प्लांट्स में, एनिमल्स में और ह्यूमन बॉडी में. ठीक है. Viruses use the materials of their host cells to grow and multiply. वायरसेस जो हैं यूज़ किए जाते हैं मटीरियल्स, वायरसेस यूज़ द मटीरियल, वायरसेस मटीरियल्स का यूज़ करते हैं, उनको अपना होस्ट बनाते हैं और वहाँ पर ग्रो होते हैं बहुत जल्दी से. Their size range from 0.015 microns to 0.2 microns. इनका साइज बताया है कितना होता है यहाँ पे. ठीक है. They can only be seen with an electron microscope. इनको हम केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं. Figure showing virus attacking to host cell and injecting its genetic material into the host, thereby infecting it. यहाँ पर आपको शो किया है ये. ठीक है. प्रोटीन कोस्ट है, यहाँ पर डीएनए है, देन आपको यहाँ पर बताए हैं सेल वॉल वगैरह. ओके. नेक्स्ट इज अक्यूरेंस. Viruses are found inside the cell of plants, animals and human beings. Viruses आपको cells के inside पाए जाते हैं, जो animal cells होती हैं, plant cells होती हैं और human cells होती हैं. Right? They obtain their food from host. वो अपना food कहाँ से obtain करते हैं? host से. ठीक है. Next, reproduction. Viruses have some living and some non-living properties. Viruses में कुछ living और कुछ non-living properties होती हैं. ठीक है. They carry out life activities but only idea inside a living cell. ये carry out करते हैं life activities को, लेकिन केवल जो living cell के inside होती हैं उन्हें ही. ठीक है. They do not grow or reproduce outside an organism. ना तो ये किसी भी organism के ऊपर की तरफ grow करते हैं, ना ही बाहर. ठीक है. They can be crystallized and stored in bottles for many years. इनको हम crystallize और करके store कर सकते हैं bottles में बहुत सालों के लिए. These crystals do not grow or reproduce more viruses until they are inside living cells again. ठीक है. ये crystals जो है ना तो grow होते हैं ना reproduce करते हैं जब तक कि ये और viruses से ना जुड़े और cells ना बनाए. ठीक है. Viruses become attached to the outside of a cell. वायरसेस जो अटैच होना शुरू करते हैं वो बाहर की सेल से अटैच होना शुरू करते हैं. They then inject an acid into the cell. उसके बाद ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, या फिर प्लांट्स की बॉडी में या फिर एनिमल्स की बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं. उसके बाद ये सेल तक पहुंचते हैं, सेल में पहुंचते हैं. The acids of the virus direct the cell to make a new viruses. ठीक है. अब ये जो एसिड यहाँ इंजेक्ट करते हैं इस वायरस की वजह से नए नए वायरसेस बनते हैं. द न्यूली फॉर्म्ड वायरसेस देन एंटर एंड डिस्ट्रॉय अदर सेल्स. जो न्यूली फॉर्म वायरसेस होते हैं एंटर हो जाते हैं और बाकी की जो अदर सेल्स होती हैं हमारी उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, टाइप्स. Viruses can be classified into 3 groups according to the type of host. ठीक है. अब वायरसेस को हम 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं कि उनके किस तरह के होस्ट होते हैं उस बेस पर. ठीक है. जिसे फर्स्ट आपको बताया है बैक्टीरियल वायरस दैट यूज बैक्टीरिया एज अ होस्ट सेल. बैक्टीरियल वायरस क्या होते हैं? ये बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं होस्ट सेल के रूप में. ठीक है. नेक्स्ट, प्लांट वायरस दैट यूज अ प्लांट बॉडी एज अ होस्ट. ये होस्ट के लिए प्लांट बॉडी का यूज़ करते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल तंबाकू, मोसिक वायरस TMV ग्रो इनसाइड द तंबाकू प्लांट्स. ठीक है. अब एक वायरस होता है TMV जो कि ग्रो करता है तंबाकू प्लांट पर. ठीक है. थर्ड, एनिमल वायरस दैट यूज एन एनिमल बॉडी एज अ होस्ट. जो कि एक एनिमल बॉडी को यूज़ करता है एक होस्ट की तरह. ठीक है. यानी कि एनिमल बॉडी पर रह के ग्रो करता है. फॉर एग्जाम्पल, फुट एंड माउथ डिसीजेज इज कॉज्ड बाय वायरसेस. एग्जाम्पल के लिए फुट एंड माउथ डिसीजेज जो हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से. ठीक है. नेक्स्ट दिए हैं यहाँ पर आपको वायरसेस एंड डिसीजेस टॉपिक. ठीक है. वायरसेस कॉज येलो वेन मोसिक इन बिंदी. वायरसेस जो कारण होते हैं येलो वेन की वजह से होते हैं. ठीक है. बिंदी में.
tobacco-mosaic viruses TMV causes diseases in tobacco and tomato. ठीक है, अब TMV जो वायरस है हमारा, उसके कारण क्या होते हैं, डिसीज होते हैं जो कि तंबाकू और टमाटो दोनों में देख सकते हैं आप. Second, food and mouth diseases is highly contagious and sometimes fatal. Virus diseases of hoofed animal include cattle, sheep, pig, buffalo, goat, etc. Food and mouth diseases भी highly contagious होते हैं और कई बारी इनमें fatal diseases भी हो जाते हैं, यानी कि बड़े बड़े diseases भी हो जाते हैं वायरल hoofed animals में, जैसे cattles में, sheep में, pig में, buffalo में and goat में. ठीक है, diseases like polymyelitis, chickenpox, basically chickenpox, AIDS, mumps, common cold, influenza and measles are caused in humans by viruses. अलग अलग तरह के वायरसेस जो ह्यूमंस में होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह की जो बेसिकली बीमारियां होती है ह्यूमंस में, वो भी वायरसेस की वजह से होती हैं. ठीक है, वायरसेस डू नॉट हैव एनी यूजफुल इफेक्ट. वायरसेस का कोई भी यूजफुल इफेक्ट नहीं होता है. बट द फर्स्ट वैक्सीन वाज ड्राइव्ड फ्रॉम अ वायरस अफेक्टिंग काउस. लेकिन जो पहली वैक्सीन है वो ड्राइव की गई थी किसको, काउस को, क्योंकि उनको अफेक्ट किया था फंगी आर आ लार्ज ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. फंगी क्या होते हैं, एक लार्ज ग्रुप ऑर्गेनिजम्स होते हैं. मोर देन लाख स्पीसीज ऑफ फंगी आर नॉन. लाख से भी ज़्यादा स्पीसीज फंगी की पाई जाती है. सम फैमिलियर फंगी आर माइल्ड मोल्ड्स, मशरूम्स, रोस्ट, स्मर्ट्स एंड यीस्ट. कुछ फंगी जो है फैमिलियर होती हैं, जैसे माइल्ड्यू, मोल्ड्स, मशरूम्स, रोस्ट, स्मर्ट्स एंड यीस्ट. फंगी आर प्लांट्स लाइक हेट्रोट्रॉप्स. फंगी हमारे प्लांट्स होते हैं हेट्रोट्रॉप्स की तरह. दे आर लाइक प्लांट्स बिकॉज दे आर स्टेनरी. ठीक है, ये प्लांट्स की तरह होते हैं क्योंकि ये स्टेनरी होते हैं. दे आर हेट्रोट्रॉफिक बिकॉज दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल. ये हेट्रोट्रॉफिक क्यों होते हैं, खुद से अपना फूड क्यों प्रिपेयर नहीं करते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है. They obtain their food from dead organic matter of living organisms. ये अपना फूड डेड ऑर्गेनिक मैटर से लेते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, अक्योरेंस. फंगी occur almost every year in nature. फंगी जो है almost every year आप देख सकते हैं नेचर में. They grow in water, soil, air, on food, leather, cloth, optical instruments, etc. अब ये कहाँ कहाँ ग्रो करते हैं, वाटर में, सॉइल में, एयर में, फूड में, लेदर में, क्लोथ्स में, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में, सभी जगह पर बेसिकली. ठीक है, नेक्स्ट, न्यूट्रिशन. ऑल फंगी आर कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट. जितने भी फंगी होते हैं उनको कैरेक्टराइज्ड किया गया है, एक कंप्लीट एब्सेंस चाहिए उनको फोटोसिंथेसिस पिगमेंट की. ठीक है, द क्लोरोफिल, जो कि है हमारा क्लोरोफिल. ठीक है, hence they lack the ability of manufacture their own food. ठीक है, अब क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ये अपनी खुद के फूड बनाने की एबिलिटी को लॉस कर देते हैं. On the basis of food habits, fungi can be grouped into two categories. ठीक है, फूड हैबिट्स के बेसिस पर फंगी को हम 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट आपको यहाँ पर बताया पैरासाइट्स एंड सेकंड आपको बताया है आपको सैप्रोफाइट्स. पैरासाइट्स में क्या आएगा, दोज फंगी विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर लिविंग ऑर्गेनाइजम्स, प्लांट और एनिमल्स आर कॉल्ड पैरासाइट्स. ठीक है, अब वो फंगी जो अपना फूड अदर लिविंग ऑर्गेनाइजम से लाइक प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू लेते हैं उनको हम पैरासाइट कहते हैं. ठीक है, जैसे एल्ब्यूगो एंड पुकीना आर एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट्स फंगी. ये कुछ एग्जाम्पल हैं पैरासाइट फंगी के. द ऑर्गेनाइजम्स ऑन विच अ पैरासाइट लिव्स इज नोन एज द होस्ट. अब जिस ऑर्गेनाइजम्स पर कोई भी पैरासाइट रहता है उसको हम होस्ट के नाम से जानते हैं. ऑल पैरासाइट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम देयर होस्ट. जितने भी पैरासाइट्स होते हैं वो अपना फूड ऑब्जर्व करते हैं होस्ट से. ठीक है, सेकेंड, सैप्रोफाइट्स. दोज फंगी विच absorb their food from dead and decaying organic matter are called saprophytes. अब जो फंगी डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड लेते हैं उनको हम कहते हैं सैप्रोफाइट्स. ठीक है, मुकौर, सैप्रोलिगना,
पिन, मोल्ड, etc आर कॉमन सेफ्रोफाइट फंगी। ठीक है, ये कुछ कॉमन सेफ्रोफाइट फंगी आपको यहाँ पर बताए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्शन। Most of the fungi can reproduce asexually by reproducing spores that grow into new fungi। ठीक है, ज़्यादातर जो हमारे फंगी होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं asexually by producing spores, स्पोर्स को प्रोड्यूस कर कर, ठीक है, और ग्रो हो जाते हैं एक नए फंगी में। ठीक है, सम फंगी सच एस यीस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बर्डिंग। ठीक है, कुछ फंगी जैसे यीस्ट रिप्रोड्यूस करता है एसेक्सुअली जैसे बर्डिंग के थ्रू। अदर स्पिल्ट बाय फिजन, और अदर जो है फिजन के थ्रू स्पिल्ट होते चले जाते हैं। मोस्ट ऑफ दी फंगी ऑल्सो हैव अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज ड्यूरिंग देयर लाइफ साइकिल। ठीक है, और ज़्यादातर जो हमारे फंगी होती हैं उनकी एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टेज होती है उनके पूरे लाइफ साइकिल में, रिप्रोड्यूसिंग स्पोर्स दैट एक्ट लाइक गैमेट्स, जैसे रिप्रोड्यूस करना स्पोर्स को जैसे गैमेट्स। ओके, दे कंबाइन टू फॉर्म अ ज़ाइकोट विच डेवलप इनटू अ न्यू फंगस। ठीक है, अब वो कंबाइन करते हैं, एक फॉर्म करते हैं ज़ाइकोट का, जो कि कंबाइन होकर डेवलप होकर एक नई फंगस बन जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइफ साइकिल बताया है पूरा मशरूम का। ठीक है, नेक्स्ट इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अ फंगी यूज्ड एज फूड। ठीक है, फंगी को हम एज अ फूड भी यूज़ करते हैं। ड्राइड यीस्ट कंटेन अबाउट 50% प्रोटीन्स। ड्राइड यीस्ट में लगभग 50% प्रोटीन होता है। बिसाइड्स दे आर रिच इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा ये विटामिन बी भी विटामिन बी इनमें अच्छे से पाया जाता है। देयरफॉर दे आर कंसीडर्ड टू बी बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक एंड हार्ट पेशेंट्स। इसलिए इनको कंसीडर किया जाता है, यानी कि बेनिफिशियल होते हैं ये डायबिटिक और हार्ट पेशेंट्स के लिए। ओके, यीस्ट आर ईटन एज अ सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन बी। यीस्ट को ईट किया जाता है एक सोर्स के रूप में, प्रोटीन और विटामिन बी के सोर्स के रूप में। ठीक है, यीस्ट इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड प्रोडक्ट्स, रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कॉजिंग द डॉ टू राइज। यीस्ट का यूज़ भी होता है बेसिकली ब्रेड को बनाने के लिए, रिलीज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एक पूरा डो राइज करने के लिए। इन फर्मेंटेशन यीस्ट चेंज शुगर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अल्कोहल। फर्मेंटेशन में यीस्ट जो है शुगर को चेंज कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में और अल्कोहल में। देखो यहाँ पर आपको शो किया है एन ईडेबल फंगी येलो मोरल, ये हमारी ईडेबल फंगी होती है। नेक्स्ट आपको एक्टिविटी 2 दी है यहाँ पर, टू अंडरस्टैंड व्हाट कॉजेज द डो टू राइज। ठीक है, अब अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमारा जो डो है वो ऊपर की तरफ राइज तो कैसे हो जाता है उसको समझना है हमें। ऐड सम शुगर, बेकिंग सोडा एंड वार्म वाटर इन व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर में आपको थोड़ा सा चीनी, बेकिंग सोडा, वार्म वाटर ऐड करना है। नीडेड इट टू मेक डो, इसको अच्छे से नीड करना है, डो बनाना है। After some time the dough begins to rise because to the rapid growth of yeast cells which release carbon dioxide during respiration। Okay, kneaded करने के बाद कुछ टाइम तक आपको ऐसे ही रैपिड ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी यीस्ट सेल की। ठीक है, जो रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड को ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। Bubbles of carbon dioxide fill in the dough and so the dough rise। कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स हैं वो फिल हो जाते हैं पूरे डो में और वो राइज होने लगता है। If this dough is now baked, the baked become light and spongy as carbon dioxide escape out। ठीक है, अगर हम इस डो को बेक करते हैं तो ये हम बेक होने के बाद काफ़ी लाइट और स्पॉन्जी हो जाते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें से स्कैप आउट हो जाती है, बाहर निकल जाती है। This presence of sugar and warmth stimulates and multiplication of yeast cells। इससे जो शुगर और वार्मथ प्रेजेंट होती है वो इसमें स्टिमुलेट हो जाती है और मल्टीप्लिकेशन हो जाता है यीस्ट सेल्स का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट नग्स में आपको क्या बताया है, द पोटैटो क्रॉप हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द पोटैटो ब्लिट फंगस ड्यूरिंग 1845 to 1847 इन आयरलैंड। ठीक है, एक पोटैटो की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर दिया था पोटैटो ब्लिट फंगस ने। अब उसका टाइम बताया है, कब से कब का टाइम बताया है, 1845 से 1847 तक आयरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ हार्मफुल फंगी।
फर्स्ट, सम मशरूम्स कॉज पॉइजनिंग और समटाइम्स इवन डेथ इन ह्यूमंस। कुछ मशरूम्स हमारे पॉइजनिंग होते हैं और कई बार ह्यूमंस की डेथ तक हो जाती है इनसे। सेकेंड, वेरियस फंगी कॉज प्लांट डिसीजेज सच एज रस्ट एंड स्मथ। ठीक है, बहुत सारे फंगी ऐसे होते हैं जिनसे प्लांट्स डिसीजेज हो जाते हैं, जैसे उनको रस्ट लगना या फिर स्मथ होना। सम मोल्ड्स कॉज फूड स्पॉयलेज सच एज मोल्डी ब्रेड। कुछ मोल्ड्स फूड को स्पॉयल कर देते हैं, खराब कर देते हैं, जैसे मोल्डी ब्रेड। सम यीस्ट कॉज एनिमल डिसीजेज सच एज इन्फेक्शन। ठीक है, कुछ यीस्ट जो हैं कारण होते हैं एनिमल डिसीजेज के, जैसे इन्फेक्शन। सम मोल्ड्स कॉज ह्यूमन स्किन डिसीजेज सच एज रिंगवॉर्म्स। कुछ मोल्ड जो है वो कुछ मोल्ड कॉज करते हैं, कारण होते हैं ह्यूमन स्किन डिसीजेज के, जैसे रिंगवॉर्म। सम सेफ्रोफाइटिक फंगी डिस्ट्रॉय लेदर फैब्रिक। कुछ सेफ्रोफाइटिक फंगी डिस्ट्रॉय कर देते हैं लेदर फैब्रिक को। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोटोजोआंस। प्रोटोजोआंस आर यूनिसेल्युलर एनिमल विदाउट क्लोरोफाइट। अमीबा एंड पेरिशियम आर कॉमन प्रोटोजोआंस। ठीक है, प्रोटोजोआंस जो है यूनिसेल्युलर एनिमल्स होते हैं, विदाउट क्लोरोफाइट होते हैं, जिसमें अमीबा और पैरामीशियम्स आते हैं। ठीक है, ये कॉमन प्रोटोजोआंस होते हैं। दे लिव इन वाटर, सॉइल एंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स। ठीक है, ये कहाँ कहाँ पर रहते हैं? वाटर में रहते हैं, सॉइल में रहते हैं और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स पर भी रहते हैं। सम प्रोटोजोआंस लिव इन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। कुछ प्रोटोजोआंस जो हैं हमारे कहाँ रहते हैं? अदर पैरासाइट्स पर रहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पैल्समोडियम इज पैरासाइट विच कॉजेज मलेरिया टू ह्यूमन। ठीक है, पैल्समोडियम एक पैरासाइट है जिसके कारण ह्यूमंस को मलेरिया होता है। ठीक है, एन अमीबा मूव्स बाय चेंजिंग इट्स शेप, स्पेंडिंग आउट सूडोपोडिया। ओके, एक अमीबा जो होता है वो मूव कर जाता है अपनी शेप को चेंज कर करके, अपनी पूरी शेप को वो चेंज करके मूव करता रहता है और सेंडिंग यानी कि बाहर निकालता रहता है सूडोपोडिया को। वो सूडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इन इट्स बॉडी। ठीक है, सूडोपोडिया क्या होता है? एक फिंगर की तरह प्रोजेक्शन होता है इसकी बॉडी में। द नेम मीन्स फॉल्स फीट, और नेम का मतलब है फॉल्स फीट। आ सूडोपोडियम फॉर्म इन एनी डायरेक्शन। सूडोपोडियम किसी भी डायरेक्शन में फॉर्म हो सकता है। थस अमीबा मूव्स इन दैट डायरेक्शन, और इसीलिए अमीबा उसी डायरेक्शन में मूव करता है। अमीबा ऑल्सो यूज सूडोपोडिया टू ऑब्टेन फूड। अमीबा सूडोपोडिया का यूज फूड को ऑब्टेन करने के लिए भी करता है, विच मे बी अदर प्रोटिस्ट और बिट्स ऑफ डेड एनिमल्स। ठीक है, जिससे हो सकता है कि अदर एनिमल्स को प्रोटिस्ट कर ले, बिट भी कर ले और डेड मैटर्स को भी। ठीक है, व्हेन एन अमीबा लोकेट्स अ फूड पार्टिकल। ठीक है, जब एक अमीबा फाइंड कर लेता है, ढूंढ लेता है फूड पार्टिकल्स को, इट्स सूडोपोडिया सराउंड एंड ट्रैप द फूड पार्टिकल्स एंड सम वाटर। ठीक है, तो उसका जो सूडोपोडिया है वो उसके आसपास उसको घेर लेता है, फूड पार्टिकल्स को भी और कुछ वाटर को भी। फूड इनसाइड द vacuole is broken down to provide energy and material for the growth। ठीक है, अब जो फूड इनसाइड होता है वो वैक्यूल होता है, ब्रोक डाउन होता है प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी। ठीक है, और ग्रोथ। A paramecium is covered with short hair like structure called cilia। पैरामीशियम जो है वो कवर होता है शॉर्ट लाइक छोटे छोटे से हेयर की तरह स्ट्रक्चर बने होते हैं उस पर, जिसको हम कहते हैं सीलिया। इट यूजेस सीलिया फॉर्म मूवमेंट। ठीक है, ये सीलिया का यूजेस करता है मूवमेंट के लिए। इट मूव्स थ्रू वाटर बाय बीटिंग इट्स सीलिया। अपने सीलिया को बीट कर करके ये वाटर में मूव करता है। अलॉन्ग वन साइड ऑफ अ पैरामीशियम इज अ ग्रूव लाइंड विद अ सीलिया। अब इसके अलावा एक साइड पैरामीशियम पर ग्रूव बनी होती है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर शो किया है, ग्रूव बनी होती है। ठीक है, सीलिया के साथ। फूड एंटर्स द सेल अमंग द ग्रूव। इस ग्रूव से ही फूड एंटर करता है। द फूड इज डाइजेस्टेड इनसाइड वॉक्यूल्स, और फूड जो है डाइजेस्ट हो जाता है वॉक्यूल के इनसाइड। नेक्स्ट, सॉइल फर्टिलिटी। प्रोटोजोआस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल की फर्टिलिटी में प्रोटोजोआ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाय ग्रेजिंग ऑन सॉइल बैक्टीरिया दे रेगुलेट बैक्टीरियल populations and maintain them in a state of physiological youth। ठीक है, that is in the active growing phase। ओके, अब आपको बताया है जब ग्रेजिंग
बाय ग्रेजिंग ऑन सॉइल बैक्टीरिया, जब सॉइल बैक्टीरिया ग्रेजिंग कर रहे होते हैं वो रेगुलेट करते हैं अपने बैक्टीरियल पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और इस स्टेट को कहते हैं हम फिजियोलॉजिकल यूथ, ठीक है, जिसमें हमारे एक्टिव होते हैं नए नए फेसेस इनके, ठीक है। दिस एनहांस द रेट एट विच बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर, ये इनकी रेट को एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, जिसमें बैक्टीरिया डिकम्पोज होते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर्स भी। प्रोटोजोआस ऑल्सो एक्सक्रेट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, प्रोटोजोआ भी एक्सक्रेट कर देते हैं, निकाल देते हैं बाहर नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस को इन द फॉर्म ऑफ अमोनियम एंड कंपाउंड्स ऑफ द फोस्फेट इन सॉइल, थस एनहांसिंग प्लांट ग्रोथ, ठीक है। किस फॉर्म में निकालते हैं ये, अमोनियम एंड कंपाउंड्स में, फॉस्फेट में, सॉइल में, ठीक है, और इस तरीके से एनहांस करते हैं प्लांट की ग्रोथ को। ओके, नेक्स्ट वेस्ट ट्रीटमेंट। प्रोटोजोआ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस, ठीक है। प्रोटोजोआ जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के प्रोसेस में। प्रोटोजोआ फीड ऑन फंगी एंड बैक्टीरिया विच डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर, प्रोटोजोआ जो है फीड करते हैं फंगी और बैक्टीरिया को जो कि डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। दिस प्रोटोजोआ कंस्टिट्यूट एन इम्पोर्टेंट स्टेप इन वेस्ट डिग्रेशन, ठीक है। इसलिए इस तरीके से प्रोटोजोआ जो है कॉन्स्टिट्यूट करते हैं और एक इम्पोर्टेंट स्टेप में हमारी हेल्प करते हैं वेस्ट डिग्रेशन में, ठीक है। नेक्स्ट, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड इज स्पॉइल्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इंसेक्ट्स एंड एंजाइम्स, ठीक है। फूड जो है स्पॉइल हो जाता है हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, इंसेक्ट्स के थ्रू और एंजाइम्स के थ्रू, ठीक है। मोल्ड्स, यीस्ट एंड बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोल्ड्स, यीस्ट एंड बैक्टीरिया ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉस्ट फूड पॉइजनिंग बाय एक्सेस ग्रोथ एंड द टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण पॉइजनिंग बढ़ती है, ठीक है, और इनकी जो एक्सेस ग्रोथ है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। मोल्ड्स कॉज आ कॉटन लाइक अपीयरेंस ऑन ब्रेड, मोल्ड्स क्या करते हैं, जब वो हमारे ब्रेड पर आ जाते हैं तो कॉटन जैसे दिखने लगते हैं हमें, राइट। सच ब्रेड इज़ नॉट फिट टू ईट, इस तरीके के जो ब्रेड हैं खाने के लिए अच्छे नहीं होते हैं, यानी कि हम उनको खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। मिल्क, एग्स एंड मीट आर ऑल्सो स्पॉइल्ड आफ्टर सम टाइम, मिल्क, एग एंड मीट भी ये कुछ टाइम बाद स्पॉइल हो जाते हैं। बैक्टीरिया स्पॉइल दैम, बैक्टीरिया उन्हें स्पॉइल कर देता है। आफ्टर अ फ्यू डेज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स टू बिगेन टू रॉट, कुछ दिनों बाद हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी सड़ने खराब होने लग जाते हैं। वी शुड नेवर ईट स्टेल ब्रेड, हमें इस तरह के जो खराब ब्रेड है उन्हें नहीं ईट करना चाहिए कभी भी। रॉटन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को भी नहीं ईट करना चाहिए, ठीक है, यानी जो भी खराब हैं उनको नहीं यूज़ करना चाहिए, चाहे फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, चाहे ब्रेड हो। Thus food preservation becomes important for us for the reason that under Indian climatic conditions foodstuffs are easily spoiled, ठीक है। इसलिए हमारे जो फूड प्रिजर्वेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का जो क्लाइमेट है, उस क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसमें हमारा जो फूड स्टफ है वो इजीली स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। मेथड बताए हैं आपको फूड प्रिजर्वेशन के, मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सम इम्पॉर्टेंट मेथड्स दैट आर एम्प्लॉयड इन फूड प्रिजर्वेशन आर एज फॉलो, कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स जो कि एम्प्लॉयड फॉलो करते हैं वो बताए हैं यहाँ पर फूड को प्रिजर्व करने में। जैसे फर्स्ट, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन। सिंस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन मोस्ट कंडीशंस, ठीक है, अब हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मोस्ट कंडीशन में ग्रो करते हैं बेसिकली। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ड्राई द फूड आइटम्स लाइक सीड्स बिफोर स्टोरिंग दैम, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम अपने फूड आइटम्स को, जैसे सीड हैं, उनको स्टोर करने से पहले ड्राई कर लें। रिमूविंग मॉइस्चर और एक्स्ट्रा वाटर कंटेंट फ्रॉम द फूड आइटम्स इज ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रेशन। अब हमारे फूड में से जो हम एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव कर रहे हैं, ठीक है, उसको हम डिहाइड्रेशन कहते हैं। Grapes are dehydrates and stored in the form of raisins, ठीक है। ग्रेप्स को डिहाइड्रेट किया जाता है और स्टोर किया जाता है उनको रेजिन्स की फॉर्म में। Many vegetables and seeds are dried in the sun to remove moisture from them, बहुत सारी वेजिटेबल्स और सीड्स को ड्राई किया जाता है सन में उनका मॉइस्चर रिमूव करने के लिए, ठीक है। Other food items that preserve by dehydration are cereals, dry fruits and species, ठीक है। अदर फूड आइटम्स जो कि प्रिजर्व
प्रिजर्व करते हैं हम डिहाइड्रेशन से, उनमें हमारी सीरियल्स आते हैं, दाल, ड्राई फ्रूट्स आते हैं हमारे, ठीक है, और स्पाइसेस मसाले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, स्वीटनिंग एंड सॉल्टिंग। एडिशन ऑफ स्वीट एंड सॉल्ट टू फूड आइटम्स हेल्प इन लूजिंग वाटर फ्रॉम दैम, ठीक है। अब हम अपने फूड आइटम में कई बार स्वीट और सॉल्ट ऐड कर देते हैं सो दैट वो वाटर लूज करें। स्वीटनिंग इज यूज टू मेक मुरब्बास, जैम्स, जेलीज एंड स्क्वैशेस, ठीक है। स्वीटनिंग हम ऐड करते हैं बनाने के लिए मुरब्बास को, जैम्स को, जेलीज को एंड स्क्वैशेस को, ठीक है। सॉल्टिंग इज यूज टू प्रिपेयर पिकल्स, सॉसेस और प्योरीज, ठीक है। प्योरीज, सॉल्ट का यूज़ करते हैं हम पिकल बनाने के लिए, सॉस बनाने के लिए और प्योरी बनाने के लिए। फिश, मीट एंड चिप्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड बाय सॉल्टिंग। फिश, मीट और चिप्स को भी हम प्रिजर्व करते हैं सॉल्टिंग करके, यानी कि नमक लगा के। हीटिंग में क्या होता है? हीटिंग फूड आइटम्स टू हाई टेम्परेचर किल माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स। जब हम अपने फूड आइटम्स को हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स होते हैं वो किल हो जाते हैं। मिल्क इज प्रिजर्व्ड यूजिंग द टेक्निक पेस्चराइजेशन, ठीक है। मिल्क को प्रिजर्व करते हैं एक टेक्निक का यूज करके, दैट इज पेस्चराइजेशन, ठीक है। इन दिस प्रोसेस मिल्क इज फर्स्ट heated to a very high temperature and then cooled rapidly to very slow temperature, ठीक है। इस पोजीशन में मिल्क को पहले बहुत गर्म किया जाता है, हीट किया जाता है और फिर उसको तुरंत ही ठंडा किया जाता है लो टेम्परेचर पर। दिस हीटिंग एंड रैपिड कूलिंग किल्स द माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स। ये हीटिंग और रैपिड कूलिंग जो प्रोसेस होता है ये माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स को किल कर देता है। द मिल्क इज दैन पैक्ड एंड सोल्ड। मिल्क को उसके बाद पैक कर दिया जाता है और सोल्ड कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ मिल्क। इस प्रोसेस से जो मिल्क की सेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाती है। पेस्चराइजेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय फ्रेंच केमिस्ट लुईस पैस्चर, ठीक है। पेस्चराइजेशन को डिस्कवर किया था फ्रांस के केमिस्ट ने जिनका नाम है लुईस पैस्चर, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज यूजिंग केमिकल प्रिजर्वेशन। मैनी फूड आइटम्स आर स्टोर्ड यूजिंग केमिकल लाइक सोडियम, बेंजोएट एंड पोटेशियम मेटाबिज्लम, ठीक है, ठीक है। कुछ फूड आइटम्स को हम केमिकल्स की हेल्प से स्टोर करते हैं, जैसे सोडियम, बेंजोएट, पोटेशियम, मेटाबॉलिज्म सल्फाइड, ठीक है, मेटाबॉलिज्म सल्फाइड। These chemicals remove the oxygen content from the food items, thus preventing the growth of microbes, ठीक है। ये केमिकल जो होते हैं रिमूव कर देते हैं ऑक्सीजन को और कंटेन करते हैं फूड आइटम्स को और इस तरीके से प्रिवेंट कर लेते हैं हम अपने फूड आइटम्स को और ग्रोथ को भी रोक देते हैं माइक्रो ऑर्गेनाइजम्स की, ठीक है। दीज केमिकल प्रिजर्वेटिव्स आर यूज टू प्रिजर्व जैम्स, केचप्स एंड स्क्वैशेस। ये केमिकल प्रिजर्वेशंस जो हैं यूज़ की जाती हैं प्रिजर्व करने के लिए जैम्स को, केचप को एंड स्क्वैशेस को, ठीक है। नेक्स्ट, कैनिंग। वंस द फूड आइटम आर स्टेरिलाइज्ड, they are stored in airtight jars and cans to prevent regrowth of the microbes। एक बार जब फूड आइटम्स को हम स्टेरिलाइज कर लेते हैं तो इनको स्टोर कर दिया जाता है एयरटाइट कंटेनर्स में, एयरटाइट कैंस में या फिर जार्स में, ठीक है, माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोकने के लिए। फ्रीजिंग क्या होता है? फूड आइटम्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड फिश कैन बी स्टोर्ड बाय फ्रीजिंग दैम इन डीप फ्रीजर, ठीक है। अब फ्रीजिंग में होता है हमारे जो फूड आइटम्स हैं जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट, फिश, इनको स्टोर किया जाता है फ्रीज करके डीप फ्रीजिंग में, ठीक है, फ्रीजर्स में। फ्रीजिंग डज नॉट अलाउ माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कीप द फूड आइटम प्रिजर्व्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फ्रीजिंग भी हमारे माइक्रोबियल की जो ग्रोथ है उनको बढ़ने नहीं देती है और फूड को प्रिजर्व करके रखती है लॉन्ग टाइम तक। By following the methods of food preservation, we can check the wastage of food, ठीक है। अब इन मेथड्स को यूज करके हम इन मेथड्स को फॉलो करके हम फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं और फूड वेस्टेज को भी हम कम कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं बेसिकली। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये चैप्टर आपका यहीं पे एंड होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।